हेलो एवरीवन, आज हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है लिमिटेशंस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वीबीटी अभी तक हमने जितना भी पढ़ा उसमें हमने डिस्कस किया इसके पोस्टुलेट्स, किस तरीके से कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस की हाइब्रिडाइजेशन हमें कैलकुलेट करनी है या उसकी ज्योमेट्रीज बनानी है या उसकी शेप फॉर्मेशन करनी है। ठीक है, अब कुछ पॉइंट्स ऐसे थे जिनको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्लियरली एक्सप्लेन नहीं कर पाया या समझा नहीं पाया। आज हम उन्हीं के बारे में डिस्कस करते हैं और साथ में उनके कुछ एग्जांपल्स लेंगे जिनको हम उनके बेसिस पे एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखना है और ध्यान से समझना है, और साथ में अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और कमेंट जरूर करना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले लिमिटेशंस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। सबसे पहला पॉइंट तो ये था कि जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है इसने मेटल और लिगेंड का जो इंटरेक्शन है, ध्यान से समझना है, मेटल और लिगेंड का जो इंटरेक्शन है वो प्योरली कोवेलेंट कोऑर्डिनेट अज्यूम किया, प्योरली कोवेलेंट कोऑर्डिनेट। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि उन्होंने जो भी अजम्पशन लिया वो ये मान के लिया कि मेटल के पास में तो वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है और लिगेंड के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, और जब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ऑब्वियस सी बात है ये इसके वैकेंट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स को शिफ्टिंग करवाएगा, और अगर इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग करवा रहा है तो ये केवल और केवल एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनने लग रहा है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसका कोई भी ऐसा मतलब नहीं था या कहीं भी उसने ये एक्सप्लेन नहीं किया कि इनके बीच में कोई आयोनिक इंटरेक्शन नाम की भी चीज होती है। मतलब अगर यदि ये मेटल है जिसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है तो इसका मानना ये था कि जब वैकेंट ऑर्बिटल है तो वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो लिगेंड उसको वैकेंट ऑर्बिटल में देगा। ठीक है, तो लेकिन जब हम इसको CFT में पढ़ेंगे तो हम इसी को बोलेंगे आयोनिक कैरेक्टर लेके चलता है। क्यों? क्योंकि जब मेटल है वो लिगेंड के साथ में इंटरेक्शन करेगा। क्यों भाई? जब इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है तो लिगेंड आएगा क्यों, अप्रोच क्यों करेगा? ये एक छोटा सा पॉइंट जो उसको बेचारे को समझ में नहीं आया था, उन्होंने कोवेलेंट कोऑर्डिनेट बॉन्ड मान लिया। चलो ठीक है, कोई बात नहीं है। इसी के अलावा उन्होंने दूसरा, अगर यदि मैं एग्जांपल लूं, दूसरा पॉइंट अगर डिस्कस करने की कोशिश करूं तो वो दूसरे पॉइंट को एक्सप्लेन नहीं कर पाए, मैग्नेटिक बिहेवियर को। वो मैग्नेटिक बिहेवियर को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए अच्छे से। अब ये मैग्नेटिक बिहेवियर क्या है? वो कंफ्यूज हो गए थे ये पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक नेचर में भी। मैग्नेटिक नेचर को भी एक्सप्लेनेशन अच्छे से नहीं दिया। कैसे नहीं दिया? एक एग्जांपल लेते हैं छोटा सा। जैसे हमने कहा मैग्नीज CN6 3- चार्ज। ध्यान से समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, मैग्नीज है वो एक सेंट्रल मेटल एटम है। अगर यदि हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को ही अजम्पशंस में लेके चले और उसी के बेसिस पे इसको स्ट्रक्चर में ड्रॉ करें तो मैग्नीज मेरा Mn होता है। सबसे पहले वो कहता है सेंट्रल मेटल एटम को उठाओ, मैग्नीज उठाया, इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखो तो हमने कहा 3d5 होती है और 4s2 होती है। ठीक है, मैग्नीज के लिए मैंने अगर यदि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी है 3d5 4s2, तो ग्राउंड स्टेट में इसके अगर मैं ऑर्बिटल्स बनाने चलूँ तो मेरे पास ये ऑर्बिटल कुछ ऐसे बनेंगे जिनके अंदर 5 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, 5 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। अगर मैं s ऑर्बिटल को बनाऊँ तो इसके बाद मेरा s ऑर्बिटल है जिसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। अगर मैं और आगे चलूँ तो इसके पास में p ऑर्बिटल जो कि अनपेयर्ड पड़े हैं, इलेक्ट्रॉन खाली पड़े हैं, खाली ऑर्बिटल पड़ा है, और इसके आगे चले तो d ऑर्बिटल और भी खाली पड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये मेरे पास 3d 4s 4p एंड 4d। क्लियर एकदम। अब दूसरा पॉइंट वो कहता है कि ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करो, मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट। तो मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? मैग्नीज होगा दैट इज +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, मैग्नीज +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो मैग्नीज +3 ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करने चलते हैं तो यहाँ पे +3 का मतलब क्या हुआ? 3 इलेक्ट्रॉन्स का इजेक्शन होना है। अब वो 3 इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे कहाँ से? तो 2 इलेक्ट्रॉन्स तो यहाँ से, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, 1 2 3 4।
2 यहाँ से निकले, खाली हो गया, ये मेरे पास में 3 ऑर्बिटल्स, 1 2 3 4, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गया। तो मेरे पास ये बना 4s 4p एंड 4d। ठीक है, किसी ने हमें बोल दिया इसके लिए बना के दिखाओ, वीबीटी के बेसिस पे हाइब्रिडाइजेशन निकालो। तो हमने कहा भाई इसकी हाइब्रिडाइजेशन, पहले तो ये मेटल है, मेटल मैंने मेंशन कर दिया। इसके बाद लिगेंड देखते हैं, लिगेंड मेरा साइनाइड है, Cn- है, और Cn- मेरा स्ट्रॉन्ग लिगेंड प्रेजेंट होता है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है। और स्ट्रॉन्ग लिगेंड का काम क्या है? पेयरिंग करवाना, इलेक्ट्रॉन्स को पेयर करवाना। ये इलेक्ट्रॉन को पेयर करवाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से उठेगा, यहाँ पे आएगा, बिल्कुल यहाँ पे आएगा। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से उठेगा, यहाँ पे आएगा। तो हमारे हिसाब से क्या होना चाहिए? हमारे हिसाब से ये होना चाहिए, अगर वीबीटी की बात माने तो वो ये होना चाहिए। और ये ऑर्बिटल मेरा s ऑर्बिटल है, ये मेरा p ऑर्बिटल है जिसके अंदर 3 ऑर्बिटल खाली, ये मेरा d ऑर्बिटल है जिसके अंदर 5 ऑर्बिटल्स खाली हैं। यही होना चाहिए। अगर मैं इसकी हाइब्रिडाइजेशन निकालूं तो मेरे पास में 1 2, क्योंकि हमें तो D2 लेना होता है, तो 1 2 3 4 5 6। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या आनी चाहिए? पहला पॉइंट ध्यान से समझना इस चीज़ को, जो हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं, जो हमने वीबीटी के बेसिस पे एक्सप्लेन करना है, तो वो ये कि इसकी हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 आनी चाहिए। पहला पॉइंट ये, जिसकी स्ट्रक्चर अगर यदि मैं बोलूं तो इनर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होनी चाहिए, इनर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होनी चाहिए, बिल्कुल यही होनी चाहिए। अगर यदि मैं बात करूं इसके मैग्नेटिक मोमेंट की, मैग्नेटिक बिहेवियर की, तो ये डायमैग्नेटिक होना चाहिए, डायमैग्नेटिक होना चाहिए। क्लियर है एकदम? डायमैग्नेटिक होना चाहिए। मैग्नेटिक मोमेंट निकालने की कोशिश करें तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने? 0 है, तो 0 × 0 + 2, दैट मीन्स 0 आना चाहिए, यही होना चाहिए। ये हमारे हिसाब से होना चाहिए था, ये आना चाहिए था, इसका आंसर ऐसा होना चाहिए था। ठीक है, लेकिन जब एक्चुअल में एक्सपेरिमेंट किया गया और इसकी स्ट्रक्चर को फाइंड किया गया, इसकी इस डाटा को कैलकुलेट किया गया, चेक किया गया, तो एक्चुअल में इसका कुछ और ही कंक्लूजन निकल के आ रहे हैं, ये कुछ और ही एक्सप्लेन करने लग रही है। और वो क्या क्या? सबसे पहली चीज, हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। इनर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बिल्कुल सही। लेकिन तीसरा पॉइंट आया और वो ये निकल के आया कि ये तो पैरामैग्नेटिक होता है, ये पैरामैग्नेटिक इन नेचर होता है। पहला पॉइंट। अब पैरामैग्नेटिक होगा, साइनाइड तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, पहला पॉइंट तो यही है, साइनाइड तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, और स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो पेयर करवाएगा, और अगर पेयर करवाएगा तो ये पैरामैग्नेटिक क्यों हुआ? हमें इसका जवाब चाहिए। ये पैरामैग्नेटिक क्यों है, ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया, नहीं बता पाया कि ये पैरामैग्नेटिक नेचर में क्यों होता है। पहला पॉइंट तो ध्यान से नोट करना है, क्लियर। दूसरा पॉइंट, अगर यदि ये पैरामैग्नेटिक है तो इसका मतलब इसके अंदर डाइपोल मोमेंट होना चाहिए। तो जब डाइपोल मोमेंट देखा गया दैट इज म्यू, तो वो निकला 2 × 2 + 2, मतलब इसके अंदर 2 का इलेक्ट्रॉन्स का, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का, मतलब ये हमें ये कहते हैं कि इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड पड़े होते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड, इसका मतलब अगर यदि हम इसकी स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करें, इसकी हाइब्रिडाइजेशन बनाने की कोशिश करें, एक्चुअल वाली, ये तो थी वीबीटी के बेसिस पे, एक्चुअल वाली अगर यदि हम बनाने की कोशिश करें तो वो हाइब्रिडाइजेशन कुछ ऐसी होगी, वो स्ट्रक्चर कुछ ऐसी होगी जिसके अंदर मैग्नीज 3+ ऑक्सीडेशन स्टेट में वो कुछ ऐसा बनाएगा, 1 2 3 4, ये ऑर्बिटल खाली है, ये ऑर्बिटल खाली पड़े हैं, तो D2sp3 ये बनेगी। हमने जब वीबीटी से पूछा, एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि भाई ये क्यों, ये 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स क्यों पड़े हैं, ये भी तो पेयर होने चाहिए,
भाई पेयरिंग होगी तो सभी इलेक्ट्रॉन्स की तो होती है, तो फिर ये पेयर क्यों नहीं हुए? इनके पेयरिंग होने की टेंडेंसी कहाँ गई? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, वीक फील्ड लिगेंड की टेंडेंसी कहाँ है? जो इलेक्ट्रॉन्स को पेयर करवा सकते हैं स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स, वो क्यों? तो इसका मतलब अगर यदि मैं इसमें तीसरा पॉइंट ऐड करने की कोशिश करूं तो वो ये कि ये क्लियरली एक्सप्लेन नहीं कर पाए स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड लिगेंड के बारे में भी, कि स्ट्रॉन्ग फील्ड कब काम करते हैं, कैसे काम करते हैं, और वीक फील्ड लिगेंड्स को भी क्लियर एक्सप्लेन नहीं कर पाए। पूरी तरीके से अनसेटिस्फाइड रिजल्ट आया। क्लियर हो गया पॉइंट? एकदम क्लियर है। तो पहला पॉइंट मैंने क्या बोला? प्योरली कोवेलेंट कैरेक्टर, कोवेलेंट कोऑर्डिनेट कैरेक्टर मान के चले थे। दूसरा पॉइंट ये कि ये मैग्नेटिक बिहेवियर को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तीसरा पॉइंट जिसको अगर यदि हम बात करें तो ये ना तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड को एक्सप्लेन कर पाए और ना ही वीक फील्ड लिगेंड को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाए। और इनका सबसे बड़ा एक और एक्सेप्शन, या हम ये कह सकते हैं जिनको कि इसकी लिमिटेशन, वो ये कि हमारे पास ये टेट्राहेड्रल और DsP2 दैट इज स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स के अंदर भी कंफ्यूज हो गए। अब वो कंफ्यूजन कैसा था उसको समझते हैं। हमारे पास एक एग्जांपल है CuNH3 का होल 4 एंड हैविंग पॉजिटिव चार्ज दैट इज +2, या इसमें हम ये भी कह सकते हैं सल्फेट होता है पीछे, वो भी हम लिख सकते हैं +2 चार्ज है। ठीक है। अगर यदि हम इस कंपाउंड को देखें तो इस कंपाउंड में हमें दो ही चीज़ें नज़र आ रही है, और वो क्या कि सबसे पहले तो लिगेंड है वो हमारे पास 4 लिगेंड्स प्रेजेंट है। 4 लिगेंड्स है तो 4 लिगेंड्स है तो या तो ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनाएगा दैट इज sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी, या फिर ये कैसा होगा? स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स होगा दैट इज DsP2। यही होगी। हम इसको समझने चलते हैं, इसको बनाने चलते हैं, इस कंपाउंड को एक्सप्लेन करने चलते हैं कि इन दोनों में से क्या होगी। तो हमने बनाया, सबसे पहले सेंट्रल मेटल एटम उठाया दैट इज कॉपर, और कॉपर है तो इसके पास में कॉन्फ़िगरेशन 3d9 4s2 ये भी ले सकते हो, या फिर 3d10 4s1, दोनों में से कोई से भी मेंशन कर सकते हैं, कर देंगे। क्लियर है? अगर कॉपर है तो मैंने इसको लिखा इस तरीके से, ये हो गए। उसके अंदर 9 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, मान लेते हैं हमने 9 इलेक्ट्रॉन्स लिए, क्योंकि हमें तो 2 इलेक्ट्रॉन्स निकालने तो हम इसी को मेंशन कर लेते हैं, वो तो सेम ही बन गए 3d9 होने 3d9। 4s के अंदर इलेक्ट्रॉन्स है तो 4s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है तो 4s, और आगे मेरे पास p ऑर्बिटल खाली है दैट इज 4p, क्योंकि हमें तो 4 लिगेंड्स जोड़ने हैं तो बस इसी को मेंशन कर लेते हैं। ठीक है, ये हमने बनाया। कॉपर उसकी ग्राउंड स्टेट के अंदर है। अगर यदि यही कॉपर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ जाए, क्योंकि कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट +3, अमोनिया इज ए वीक लिगेंड, तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में वो हमने यहाँ पे मेंशन किए। क्लियर? अगर मैंने 2 ऑक्सीडेशन स्टेट बनाई जिसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज है, तो कॉपर क्या हो जाएगा? 2 इलेक्ट्रॉन्स निकालेगा यहाँ से, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकाल देगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, 2 इलेक्ट्रॉन्स निकले तो वो 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकल गए और ये मेरा बन गया p ऑर्बिटल। यही बना, यही बनेगा। तो अगर यदि हम देखें तो ये तो था मेरा मेटल के लिए। अब चलते हैं हम अमोनिया लिगेंड पे, और अमोनिया लिगेंड पर जब हम गए तो हमने देखा ये तो वीक लिगेंड है, और वीक लिगेंड है तो वो पेयर नहीं करवाता है, पेयर नहीं करवाएगा तो ये ऑलरेडी पेयर्ड पड़े हुए हैं, ये इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड पड़ा हुआ है, तो हमारे हिसाब से हाइब्रिडाइजेशन आनी चाहिए 1 2 3 और ये 4, क्योंकि 4 लिगेंड जुड़ने हैं तो sp और p, दैट मीन्स मेरी हाइब्रिडाइजेशन आनी चाहिए sp3 ये। और अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो दैट मीन्स इसकी स्ट्रक्चर कैसी होनी चाहिए? टेट्राहेड्रल, और टेट्राहेड्रल होगी तो कॉपर और टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में NH3 और NH3,
ये मेरी ज्योमेट्री होनी चाहिए, ये मेरी शेप होनी चाहिए 2 पॉजिटिव चार्ज के साथ में, ये मेरी स्ट्रक्चर होनी चाहिए, ये मेरा कंपाउंड होना चाहिए, कॉम्प्लेक्स होना चाहिए पक्का। लेकिन जब हमने इसको एक्चुअल में एक्सपेरिमेंट में देखा, जब हमने इसकी स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व किया, तो हमें पता चला इस टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर के ना होने की बजाय इसकी स्ट्रक्चर कुछ ऐसी होती है, कॉपर दैट इज स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स NH3 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 और NH3, जिसके ऊपर मेरा 2 पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है। अब बोले ये कैसे हुआ भाई, ये क्या हो रहा है, यहाँ पे इसको आने की बजाय ये क्यों आ रही है। और ऊपर से एक और बहुत बड़ी चीज़ वो ये कि यहाँ पे ये जो प्रेजेंट है कौन, एस में जो ये डी ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, जो D9 में एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, दैट इज दिस 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 इलेक्ट्रॉन, ये मेरा s ऑर्बिटल, ये मेरा p ऑर्बिटल। तो ये कह रहा है जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो DsP2 बनती है, और वो DsP2 में भी ये जो एक इलेक्ट्रॉन सिंगल पड़ा हुआ है, ये इलेक्ट्रॉन अपने आप को उठाता है और यहाँ पे ले आता है। कहाँ पे आ गया, यहाँ पे। इसका मतलब एक ऑर्बिटल ये D, एक ऑर्बिटल S, P और P। मेरे पास हाइब्रिडाइजेशन क्या बनती है, DsP2 हाइब्रिडाइजेशन बन जाती है। अब सबसे बड़ा दिमाग में क्वेश्चन आया कि इलेक्ट्रॉन एक्साइट क्यों किया। इस इलेक्ट्रॉन ने यहां से एक्साइटमेंट लिया और यहां पे गया, क्यों गया, क्या रीजन था कि ये स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बना टेट्राहेड्रल बनने की बजाय। जो पोस्टुलेट्स हमें दिए थे उस हिसाब से तो ये टेट्राहेड्रल होना चाहिए था, ये क्यों बना। तो इन सब चीज़ों को वो क्लियरली एक्सप्लेन नहीं कर पाए, कौन, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। और इसी के बेसिस पे इस थ्योरी को फेल होना पड़ा, और इसी के आगे एक नई थ्योरी आई जिसको हमने बोला क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ठीक है, कलर स्पेक्ट्रा के बारे में पूछा गया इनसे कि कलर क्यों आते हैं, किसी भी कॉम्प्लेक्सेस में कलर क्यों शो हो रहे हैं, किस तरीके से हो रहे हैं, उनको भी ये अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाए। ठीक है, तो ये इसके कुछ लिमिटेशंस थे, कुछ नहीं बहुत सारे लिमिटेशंस थे जिनको हम आगे चल के CFT में पढ़ते हैं या क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने डिस्कस किया लिमिटेशंस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या होती है, किस तरीके से फॉर्मेशन हो, किस तरीके से वो कॉम्प्लेक्सेस के इंटरेक्शंस पे बात करते हैं या उनके अजम्पशंस क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें, और साथ में अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे।